वेलकम टू ऑनलाइन एमईएस लेक्चर फॉर सिविल। आज के लेक्चर में हम सब देखने वाले हैं या सीखने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, जो कि दो क्वांटिटी के ऊपर लगाया जाएगा। एक है करंट के ऊपर जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। शॉर्ट में इसको ये भी बोल सकते हैं केसीएल एंड केवीएल। आगे बढ़ने से पहले, मोर डिटेल में देखने से पहले किरचॉफ्स लॉ को सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, कुछ जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, टर्मिनोलॉजी को हम सब सीखेंगे। तो पहला टर्मिनोलॉजी जो आता है वो होता है आपका नेटवर्क। नेटवर्क किसको बोलते हैं? नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। तो नेटवर्क आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं क्या कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। अगर आप क्या करते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया या रजिस्टर, इनका कनेक्शन केवल बनाते जाते हैं तो क्या बनता जाता है? नेटवर्क। और इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, नेटवर्क इट मे बी ओपन और क्लोज। ओपन का मतलब होता है उस नेटवर्क में करंट फ्लो नहीं होगा, क्लोज का मतलब यह होता है उसमें करंट फ्लो कर सकती है। ठीक है, ये रहा नेटवर्क। जो दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है वो सर्किट, इसी से रिलेटेड है सर्किट। इसको बोलते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए, इट इज क्लोज नेटवर्क वेयर करंट कैन फ्लो। इसका मतलब अगर नेटवर्क क्लोज होगा तो उसी को हम क्या बोल देंगे? सर्किट। ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, इट इज कनेक्शन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट सच दैट करंट कैन फ्लो थ्रू दैट। तो अगर करंट फ्लो होता है तो क्या हो जाएगा? वो सर्किट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप कुछ और डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन, ब्रांच किसको बोलते हैं? ब्रांच अब ये क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी तो नोड से जो भी नेटवर्क एलिमेंट कनेक्ट होते हैं उसी को बोलते हैं क्या? ब्रांच। तो नेटवर्क एलिमेंट connected to any node is called as branch। ठीक है, ये ब्रांच होता है। अब एक टर्मिनोलॉजी आपके पास आया है, नोड किसको बोलते हैं ये भी देख लीजिए। कनेक्शन ऑफ two or more network element is called as नोड। ठीक है, तो अगर दो नेटवर्क एलिमेंट या दो से अधिक नेटवर्क एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं, जहां पे कनेक्शन होता है उसी को बोलते हैं नोड। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे दो आपने रेजिस्टेंस लिया, ये है R1, ये है R2, ये हो गया नोड। अब थोड़ा ध्यान दीजिए,
जब किसी नोड के ऊपर केवल दो ही नेटवर्क एलिमेंट कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं सिंपल नोड। क्या बोलते हैं? सिंपल नोड। तो ये नोड जो है आपका क्या है? सिंपल नोड, क्योंकि यहां पे क्या है? दो नेटवर्क एलिमेंट कनेक्टेड है। अगर दो से ज्यादा कनेक्ट है, दो से ज्यादा, मे बी 3 मे बी 4, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड। तो यहां पे जैसे इस तरीके से, तो ये जो नोड आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आपको प्रिंसिपल नोड। जैसे कि अगर आपने यहां पे एक सर्किट बना लेती है, ये हो गया, एक यहां पर देखिए, यहां पर आपको कई नोड दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पे अगर आप मार्क करें तो देखिए कितने सिंपल नोड है। तो यहां पे देखिए कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है? दो। यहां पर कितने? दो एलिमेंट। यहां पे कितने? दो। यहां पे कितने? दो। और यहां पर भी कितने? दो। और यहां पर भी कितने हैं? दो। इसका मीनिंग क्या हो गया? यहां पे 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? सिंपल नोड। 6 सिंपल नोड। और उसी तरीके से अगर आप मार्क कर लेते हैं क्या, जहां पे मोर देन 2 कनेक्टेड, मान लेते हैं ये, तो यहां पे ऐसा लग रहा है मोर देन 2 कनेक्टेड है, तो यही क्या है? आपके प्रिंसिपल नोड। तो कितने प्रिंसिपल नोड है? टोटल प्रिंसिपल नोड 2 प्रिंसिपल नोड। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल नोड हो गए, सुपर नोड हो गए। तो बस आप इसको ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल नोड और सिंपल नोड को। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट डेफिनेशन ले लेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन में आपको एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं वो लिखना है। तो एक्टिव एलिमेंट, अच्छा, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है ये थोड़ा ध्यान दीजिए। एलिमेंट, नेटवर्क एलिमेंट दैट इज कैपेबल टू सप्लाई, या एलिमेंट दैट इज कैपेबल टू सप्लाई एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम इज कॉल्ड एज एक्टिव एलिमेंट। तो आप लिख सकते हैं नेटवर्क एलिमेंट that can supply energy for long time ब्रैकेट में infinite time is called as active element। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? एलिमेंट दैट कैन मॉडिफाई किसको? वन सिग्नल बेस्ड ऑन अदर सिग्नल, या वन एनर्जी सोर्स बेस्ड ऑन अदर एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड एज एक्टिव एलिमेंट। या एलिमेंट दैट कैन डू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये भी लिख सकते हैं, एलिमेंट दैट कैन amplify the electrical signal। डिफरेंट डिफिनेशन है, जनरली बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पे जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जनरली, जैसे आप अगर एग्जांपल लें तो आप लिख सकते हैं जैसे बीजेटी, ये होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी, ओपन
और जनरली क्या, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये सभी सेमीकंडक्टर है, तो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस, उसको एक्टिव एलिमेंट आप बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट, आप अगर आपको एक्टिव पता है तो क्या होता है, पैसिव भी पता हो जाएगा उसी से। अब ये सप्लाई नहीं करती हैं, ये यूटिलाइज करती हैं, तो क्या यूज करती हैं, यूटिलाइजेस एलिमेंट दैट utilizes क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एम्पलीफाई सिग्नल को नहीं कर सकती हैं। तो ये सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। यहां पे हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हमने इंक्लूड कर लिया है। तो यूटिलाइजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पैसिव एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं क्या, रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर एक्सेट्रा, ट्रांसफार्मर, ऐसे बहुत सारे हैं, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ईटीसी। ये सब क्या है, ये क्या कर सकते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर एनर्जी, मतलब एनर्जी को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा है सर ट्रांसफार्मर तो क्या करता है, छोटे वोल्टेज को बड़ा वोल्टेज कर देता है, बड़ा वोल्टेज को छोटा कर देता है, तो वो तो हो सकता है एक्टिवेट, नहीं, वो वोल्टेज जो करता है लेकिन एनर्जी को नहीं कर पाता है, ओवरऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर पाता है, क्योंकि इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी कहीं ना कहीं कांस्टेंट होती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैसिव। नेक्स्ट, अब आपके पास आता है लीनियर नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क। तो यहां पे आप हेडिंग रख लेंगे, लीनियर नेटवर्क। इसमें क्या होता है लीनियर नेटवर्क, सर्किट एलिमेंट और सर्किट पैरामीटर, सर्किट एलिमेंट does not change with voltage or current, उसी को क्या बोल देंगे, लीनियर नेटवर्क। अगर चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसके साथ साथ नॉन लीनियर नेटवर्क। नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है, इफ सर्किट एलिमेंट या पैरामीटर, सर्किट पैरामीटर चेंजेस with कैसे with चेंजेस होता है, with voltage और करंट, ठीक है। तो वो नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर जैसे क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये क्या हो गया लीनियर। और यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा क्या, डायोड, बीजेटी, एफईटी। एक्टिव जनरली क्या होते हैं, नॉन लीनियर। पैसिव जनरली क्या होते हैं, लीनियर, ठीक है। ये बातें आपने समझ लिए। नेक्स्ट आप लिखेंगे यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। तो यहां पे लिखिए यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट, यूनी डायरेक्शनल या नेटवर्क भी हो सकता है। तो यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट या नेटवर्क। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे यूनिडायरेक्शनल उनको बोलेंगे किनको, इफ एलिमेंट है तो एलिमेंट, नेटवर्क है तो नेटवर्क। इफ नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स
डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ किस पर? करंट। तो वो क्या हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल। अगर आपने क्या किया, एक डायरेक्शन में कुछ और, जैसे हमने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बना देते हैं, देखिए एक डायरेक्शन में तो ऐसा होता है और दूसरे डायरेक्शन में ऐसा। अगर इसका मतलब क्या है, करंट फॉरवर्ड बैच, थोड़ा ध्यान रखिए, हालांकि आपको ये ध्यान नहीं, ज्यादा फोकस मतलब टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस आप देखिए, अगर आपने इस फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करवाएंगे तो एक्सपोनेंशियली फ्लो हो रही है, जबकि रिवर्स बायस में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है। बस, तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं। दूसरा आपका जो होता है, दूसरा जो आपका वो है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं क्या? इफ नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक is independent of current direction। जैसे आपका जो रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर, करंट डायरेक्शन चाहे जो बदलिए, इनका नेचर चेंज नहीं होता, वही कैरेक्टरिस्टिक रहती है। तो इसीलिए ये सब क्या हो गए हैं? बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, नोड, ब्रांच, सर्किट, ये सारी बातें आपने देखा। ये छोटे छोटे क्या होते हैं? टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो आपको क्या होनी चाहिए? थोड़ी पता होनी चाहिए। कभी आप लोग क्या हो कि अभी इसके बाद केवीएल केसीएल के बाद आप सब क्या पढ़ेंगे? थियरम्स पढ़ेंगे। तो वहां पे कहीं लीनियर आएगा, कहीं बाई डायरेक्शनल आएगा, तो वो सारे स्टेटमेंट आएंगे। इससे आपको समझ में आएगा क्या कि हाँ, ये चीजें होती क्या है। ठीक है, अब हम सब इसके बाद अब रेडी हो चुके हैं किसके लिए? किरचॉफ्स लॉ, केसीएल और केवीएल्स के लिए। तो आप हेडिंग रखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को क्या लिख सकते हैं यहां पे? किरचॉफ्स लॉ। अब ये देखिए, जो किरचॉफ्स थे, आपने क्या किया? अभी हमने कुछ क्वेश्चन भी लिया था क्या किरचॉफ्स से पहले? वहां पे कुछ सर्किट में हमने देखा था, अगर उन्होंने क्या पूछा था? करंट कहीं पूछे तो हम क्या करते थे? पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के टोटल करंट निकाले, फिर उसका डिवीजन लगाते थे। अगर वो बड़ी सर्किट हो जाए तो हमारे लिए क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर आप एग्जाम में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड अगर मेथड चूज करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो किरचॉफ्स ने वही बताया क्या कि क्या जो आने वाले लोग हैं, जो सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, उनको उन्होंने क्या दिया? एक ऐसा टूल दिया जिससे उन्होंने क्या किया? बड़े इजीली ही कहीं भी करंट और कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप क्या करें? कैलकुलेट कर लें नेटवर्क के किसी भी पार्ट में या अक्रॉस किसी भी एलिमेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स लॉ के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम पढ़ेंगे केसीएल फिर केवीएल। इन्होंने दो लॉ दिया है क्या? किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसी को बोलते हैं क्या? केसीएल। करंट लॉ को ही बोलते हैं क्या? केसीएल। और ये क्या होता है आपका? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसी को बोलते हैं आप केवीएल। तो वन बाय वन हम सब दोनों के ही देखने वाले हैं, केसीएल एज वेल एज केवीएल। तो सबसे पहले आप हेडिंग रख लेंगे केसीएल, और अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि एक बार आपने केसीएल केवीएल समझ लिए तो अभी से हमेशा जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, यहां से बहुत सारी बातें ऐसे सीखेंगे कि जो वहां पे यूटिलाइज होंगी। चाहे आप थ्योरम पढ़िए, चाहे एसी पढ़िए, चाहे थ्री फेज पढ़िए, और चाहे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इस लॉ में कुछ चीजें ऐसी आप सीखेंगे कि हमेशा आपको यूटिलाइज या यूज में आएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग रखेंगे केसीएल। अब देखिए केसीएल बोलता क्या है? क्या बोलता है केसीएल?
तो ये बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता है क्या, अलजेब्राइक सम, क्योंकि करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो उन्होंने बोला क्या, अलजेब्राइक सम ऑफ करंट at any node, algebraic sum of current at any node, और इसी को कभी कभी क्या बोलते हैं, जंक्शन must be equals 0, junction must be equals 0, that is sigma I must be equal 0. सिग्मा आई का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने भी करंट हो वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल 0. और उन्होंने इसी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया है क्या, एट एनी जंक्शन incoming current must be equals outgoing current. मतलब कोई जंक्शन हो तो वहां पे क्या होना चाहिए, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स आउटगोइंग करंट. ठीक है, वो भी देख लेते हैं क्या कैसे हो जाएगा. तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट आई मस्ट बी इक्वल समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट IO. तो आई आपका क्या है, इनकमिंग करंट, और IO आपका है आउटगोइंग करंट. ठीक है, अब यहां पे हो गया ये बातें. तो कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ साइन कन्वेंशन कर लेते हैं. तो साइन कन्वेंशन, आप यही साइन हमेशा कंसीडर करेंगे जो अभी हम ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन. और ये नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसी साइन को कन्वेंशन में लेंगे. तो ठीक है, क्या साइन कन्वेंशन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं क्या, टेक, पहला है टेक इनकमिंग करंट with negative sign, while दूसरा क्या है, take outgoing current with पॉजिटिव साइन. ठीक है, ये हमेशा आप मान के रखेंगे. जो इनकमिंग करंट होगा उसका आप साइन लेंगे नेगेटिव, और आउटगोइंग करंट जो होगी उसकी साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव. बस इतना हमेशा ध्यान में रखिए. अभी क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेंगे, तो आप उसको खुद ही किरचॉफ लॉ के फॉर्म में आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे देखिए एग्जांपल जो लिख रहे हैं, ये मानते हैं एक जंक्शन है, यहां पे एक करंट आ रही है इस जंक्शन पे, ये है आपकी I1, I2, I3, I4, I5,
I6। अब आपको अगर इस नोड पे, ये नोड है मोर देन वन कनेक्शन, इस पे आपको क्या लगाना है, केसीएल। तो आपको क्या करना है, सभी करंट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। या आप ऐसे लिखिए इनकमिंग करंट इक्वल्स आउटगोइंग करंट। तो यहां पे हम क्या करते हैं, पहला सम में अलजेब्राइक सम मस्ट बी इक्वल्स 0। तो इनकमिंग करंट को क्या लिखेंगे, कौन सा साइन होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इस नोड पे क्या है, इनकमिंग, देखिए नोड के अंदर जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, -I2। ठीक है, I1 भी क्या है, सॉरी पहले I1 से हम सब शुरू कर लेते हैं, I1 से। तो I1 क्या है, इनकमिंग, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, -I1। I2 भी क्या है, इनकमिंग, तो -I2। लेकिन I3 क्या है, आउटगोइंग, इसलिए प्लस साइन। I4 क्या है, इनकमिंग, तो -I4। और यहां पे देखिए आपके पास I6 क्या है, आउटगोइंग। और I5 क्या है, I5 क्या है, आउटगोइंग, अब इसलिए प्लस। और मस्ट बी इक्वल्स क्या होना चाहिए, 0। अलजेब्राइक सम मस्ट बी इक्वल्स 0। अब क्या करते हैं, जो नेगेटिव साइन वाले हैं उसको एक तरफ ले लेते हैं, और जो पॉजिटिव साइन वाले हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो अगर हम लिखते हैं तो देखिए I1, I2 और I4, I1, I2 और I4 उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव I1। तो यहां पे हम I1, I2 प्लस I4, बच गए कौन कौन से, I3 प्लस I5 प्लस I6, ये बच गए। अब ये देखिए ये टोटल क्या हो गई है, ये है आपकी क्या, इनकमिंग। और इधर क्या आ गई है, ये है आपकी आउटगोइंग। इसका मतलब क्या हो गया, इनकमिंग इक्वल्स आउटगोइंग। तो दोनों ही लॉज जो आपने दो स्टेटमेंट लिए हुए हैं वो दोनों ही सेम है, बस कहने का तरीका या लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इनकमिंग इक्वल्स आउटगोइंग। अब यहां पे किरचॉफ्स लॉ जो नोड पे आपने अप्लाई करते हैं, इसका मतलब जितना इनकमिंग करंट है वही क्या होना चाहिए, आउटगोइंग। तो किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो फॉलो करता है किसको, थोड़ा देखिए, किरचॉफ्स लॉ ऑफ current follows Kirchhoff's law of current follows conservation of charge। इसका मतलब आपने देखा था बहुत फर्स्ट पहली लेक्चर में देखा था, क्या चार्ज क्या होता है, कंजर्व। क्यों, क्योंकि ये ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय। इसको क्या कर सकते हैं, केवल और केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर। तो ये जो लॉ होता है वो इसको फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां पे आपने देख लिया किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट फॉलोज क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, KCL is used when circuit is analyzed using नोड मेथड। किससे, नोड मेथड से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कौन सा लॉ, KCL। ठीक है, ये हो गया आप किसके बारे में सीखे अभी तक, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। हमें लगता है अभी आपका ये बेसिक KCL के बारे में क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेने से पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या, KVL, उसके साथ दोनों का ही क्वेश्चन साइड बाय साइड ले लेंगे। तो आप हेडिंग रख लेंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहां पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसी को आप बोलते हैं KVL।
केवीएल क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक सम, algebraic sum of EMFs of batteries and voltage drop across कहां पे? across network element in a circuit must be जीरो। सर्किट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्लोज नेटवर्क भी आप बोल सकते हैं। तो अलजेब्राइक सम ऑफ EMFs ऑफ बैटरी एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस नेटवर्क एलिमेंट इन अ सर्किट मस्ट बी जीरो। तो एक सर्किट ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और उसको लेने से पहले साइन कन्वेंशन करते हैं। तो क्या साइन कन्वेंशन? यहां पे साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिए, हर जगह पे यूज आने वाला है साइन कन्वेंशन। तो यहां पे आपको लिखना है क्या? जो वोल्टेज राइज जो होगा उसका साइन कन्वेंशन आप लेंगे पॉजिटिव, जबकि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप उसका साइन कन्वेंशन आप लेंगे क्या? नेगेटिव। बस ये छोटा सा क्या है? साइन कन्वेंशन है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहीं पे एक नेटवर्क बना लेते हैं और उसको समझते हैं। मान लेते हैं यहां पे एक आपके पास रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स, फिर से एक रेजिस्टेंस, फिर से एक रेजिस्टेंस, फिर से यहां पर भी क्या है? एक वोल्टेज सोर्स, फिर से यहां पे क्या है? एक रेजिस्टेंस, और यहां पर हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। इसका नाम देते हैं E1, R1, E2, R2, R3, और ये आपका है E3, और ये हो जाएगा आपका R4। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? इसमें एक करंट कन्वेंशन अपने आप से करेंगे, कोई भी डायरेक्शन। तो आप यहां पे क्या करेंगे? एक करंट कन्वेंशन लेंगे। तो हम मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट आई इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। बात समझ में आ गई? अब ये हो गई एक बात। दूसरी बात, किसी भी जो बैटरी या वोल्टेज सोर्स होगा उसकी जो बड़ी प्लेट होगी उसको हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव, और छोटी प्लेट को क्या लेंगे? नेगेटिव। और कभी कभी ये बैटरी आपको ऐसे भी दिखाया जाएगा, वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव का मतलब होता है क्या मतलब होता है? बड़ा प्लेट, और इस नेगेटिव का मतलब होता है क्या? छोटा वोल्टेज। जो बड़ा प्लेट है इसका मतलब होता है हाई वोल्टेज, और ये जो छोटा प्लेट है इसका मतलब क्या है? लो वोल्टेज। बात समझ में आ गई? बस ऐसे ध्यान रखेंगे। तो आपके लिए कन्वेंशन करने की यही बात है, साइन में कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। छोटी प्लेट नेगेटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव। तो यहां पे छोटा प्लेट नेगेटिव, बड़ा प्लेट पॉजिटिव। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब करंट जब आप पढ़ रहे थे तो एक आपने क्या देखा था? प्रॉपर्टी। करंट कहां से कहां फ्लो होती है? करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। इस पर आपने क्वेश्चन भी किया है। तो इसका मतलब करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया है तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, होने वाला है। यहां पे ये देखिए, ये करंट आई है, ये फ्लो क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। अब क्या करते हैं?
जितने ईएमएफ सोर्स हैं उनका साइन तो आप क्या मेंशन करना, बड़ा प्लेट पॉजिटिव, छोटा प्लेट नेगेटिव, बड़ा प्लेट पॉजिटिव, छोटा प्लेट नेगेटिव। अब बच गए क्या, R1 R2 R3 R4, इनका आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन लेना है, साइन कन्वेंशन लेना है। तो ठीक है, तो यहां पे साइन कन्वेंशन करने के लिए आप देखिए, अगर हम इसमें मूव करते हैं तो इसमें करंट किधर से किधर जा रही है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है, लेफ्ट से राइट, इसी डायरेक्शन में तो है, तभी तो इधर जाएगी। तो करंट आप जानते हैं हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, और हाई वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव, और लो वोल्टेज को नेगेटिव। यहां से इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव। इसमें देखिए करंट कैसे फ्लो हो रही है, डाउनवर्ड, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या टर्मिनल होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरीके से यहां पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और यहां पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब करंट आई, ये सब आपने लिख लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, कुछ मेंशन कर लेते हैं। मेंशन क्या करेंगे, यहां पर आप वोल्टेजेस मेंशन कर लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं क्या, R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1, ये आपका क्या है V2, ये क्या है आपका V3, और ये क्या हो गया V4, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, हम यहां से चलना शुरू करते हैं, नेगेटिव प्लेट से चलना शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे आप नेगेटिव प्लेट क्या होता है, लो वोल्टेज, और पॉजिटिव प्लेट क्या होता है, हाई वोल्टेज। अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, छोटे से बड़े की तरफ, मतलब लो, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। और कम से ज्यादा मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज राइज, वोल्टेज राइज या वोल्टेज गेन। यहाँ पे वोल्टेज का क्या हो रहा है, राइज, और वोल्टेज राइज हो रहा है तो आप साइन क्या लेंगे, साइन क्या लिखने वाले हैं आप, पॉजिटिव की नेगेटिव, आप लिखने वाले हैं क्या, पॉजिटिव। तो यहां पे क्या लिखेंगे, E1, ठीक है। अब जो R1 के क्रॉस आपने V1 लिया हुआ है, वहां पे देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हाई से लो, तो ड्रॉप हो रहा है कि राइज, ये क्या हो रहा है, ड्रॉप। तो अगर ये ड्रॉप हो रहा है तो क्या आएगा, -V1, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बैटरी है, देखिए बैटरी में भी कहां से जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हाई से लो, तो राइज है कि ड्रॉप, भले बैटरी है लेकिन करंट की डायरेक्शन इधर होने के कारण आप कहां से कहां जा रहे हैं, हाई से लो, हाई से लो, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा आपका E2 नेगेटिव में आ गया। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, -V2। फिर से देखिए, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं R3 के क्रॉस, और यहां का वोल्टेज आपने क्या लिया है, V3, क्या लिया है, V3, तो यहां पे क्या लिख देंगे, V3। नेक्स्ट, अगर यहां से यहां देखिए आप जा रहे हैं माइनस से प्लस, बड़ी प्लेट, माइनस से प्लस मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज की ड्रॉप, वोल्टेज राइज, और वोल्टेज राइज हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, +E3। अच्छा, नेक्स्ट V4 में कहां से कहां जा रहे हैं, V4 में, तो यहां पे क्या है, प्लस से माइनस मतलब हाई से लो, तो क्या हो रहा है, ड्रॉप, और ड्रॉप का मतलब क्या हो जाएगा, और V4, और ये सब मिला के क्या होना चाहिए, 0, सब मिला के क्या होना चाहिए, 0। तो ये आपको आपने क्या लगा दिया, आपने KVL। तो यहां पे अगर आपने सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E1 + E3 -E2 इक्वल्स, आप रेजिस्टेंस से क्रॉस एक तरफ ले लेते हैं, V1 + V2 + V3 + V4, या आप इसको जो ये -E2 है, क्योंकि ये है बैटरी लेकिन क्या कर रहा है, वोल्टेज को क्या, करंट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, लो वोल्टेज। तो इस साइड भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका E2। इसका मतलब E1 और E3 क्या कर रहे हैं, एनर्जी की सप्लाई, जबकि रिमेनिंग क्या कर रहे हैं, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहां से यहां 0 या
यहां से एक और लिख सकते हैं क्या क्या इन एनी सर्किट, किरचॉफ्स लॉ लिख रहे हैं, in a circuit voltage supply voltage supply equals वोल्टेज एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, सप्लाई इक्वल्स एब्जॉर्ब, यही हो गया। और वोल्टेज क्या है, नथिंग बट यही तो डिफाइन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केवीएल फॉलोज क्या फॉलो करता है, ये फॉलोज करता है क्या, फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक पॉइंट लिख सकते हैं, KVL is used when circuit is analyzed using mesh मेथड। ठीक है, जो अभी आपने लगाया केवीएल किसी क्लोज पाथ के थ्रू लगा सकते हैं। तो ये हो गया केवीएल फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि केसीएल क्या फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपको ध्यान होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों के ही ऊपर क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा आप देखिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लेते हैं आपके पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यहां पे मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है, और इसको मान लेते हैं आपका क्या है 10 ओम है, ये मान लेते हैं 30 ओम, और ये मान लेते हैं क्या 20 ओम, और इसको भी मान लेते हैं क्या 20 वोल्ट। ये है, ये आपको दिया गया है। अच्छा, इतना दिया गया है। अब वो बोल रहे हैं क्या कि आप करंट कैलकुलेट करिए 10 ओम के क्रॉस, 20 ओम के क्रॉस, 30 ओम के क्रॉस। आपके एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो कुछ भी कहीं भी करंट पूछ सकते हैं और कहीं भी वोल्टेज वो पूछ सकते हैं। तो अब केवीएल लगाने के लिए पहले देखिए यहां पे कितने लूप बन रहे हैं, एक लूप, दूसरा लूप, तो इसका मतलब यहां पे 2 करंट फ्लो हो रही होंगी। तो यहां पे हमने लगा लिया, तो देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन, 2 करंट आप लेंगे और उसकी डायरेक्शन बना दिए, ये I1 और ये I2। I1 I2 आपने क्या किया, बना दिया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन आप बड़े इजीली कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा साइन कन्वेंशन, अगर हम लूप 1 को एनालिसिस कर रहे हैं एट ए टाइम, एक ही साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। तो हम पहले लूप 1 के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए, लूप 1। तो आपका रेफरेंस साइन कन्वेंशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, I1 के रेस्पेक्ट में, ना कि I2 के रेस्पेक्ट में, ध्यान रहे। तो यहां पे हमने साइन कन्वेंशन शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव। ऐसे करंट इधर देखिए किधर से किधर I1 फ्लो हो रही है, लेफ्ट टू राइट, तो हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक है, यहां पे देखिए I1 किधर फ्लो हो रही है, इस साइड, तो साइन कन्वेंशन आपका क्या हो रहा होगा, प्लस इधर माइनस इधर। I2 का साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे क्योंकि आप एनालिसिस किसको कर रहे हैं, लूप 1 को। तो यहां पे नेट करंट हालांकि क्या होगा, I1 नीचे I2 ऊपर, तो आप क्या होगा, नेट करंट इस ब्रांच में I1 माइनस I2 हो जाएगा, वो अभी देखेंगे। तो ठीक है, लेकिन साइन कन्वेंशन अगर लूप 1 की एनालिसिस कर रहे हैं तो 1 के रेस्पेक्ट में लेंगे। आप हमेशा यही मिस्टेक करते हैं, ये ध्यान रखिए। हम बार बार कहें, बहुत सारे बच्चे इवन गेट के प्रिपरेशन करने वाले, इंजीनियरिंग सर्विस से प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, इस सब में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक करते हैं।
साइन कन्वेंशन ही नहीं पता चलता, तो आप ये मिस्टेक कमिट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप साइन ये ले लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे लूप 1 में। केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में अगर आप केवीएल अप्लाई करते हैं, यहां माइनस से प्लस जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वोल्टेज गेन हो रहा है कि ड्रॉप गेन हो रहा है। तो गेन हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 10 प्लस 10। वोल्टेज राइज है तो प्लस 10। यहां पर देखिए आप क्या लिखा गया है, ये वोल्टेज प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, माइनस। अच्छा, यहां का वोल्टेज कितना होगा, अब यहां पे जान रहे हैं, तो यहां पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, केवल और केवल I1 ही फ्लो हो रही है। तो अगर I1 फ्लो हो रही है, इसमें करंट और रेजिस्टेंस 10 है, तो यहां का वोल्टेज अगर हम V1 लिखे तो क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू RN, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो यही बोलता है, अगर आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज क्या नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो यहां का वोल्टेज जो V1 है वो किसके बराबर है, I1 R, और R की वैल्यू क्या दिया गया है, 10। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, -10 I1। ये बात हमें लग रहा है आपको क्लियर हो रही है। V1 इक्वल्स I1 R, यहां में हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस। अच्छा, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 30, तो यहां पे 30 लिखिए, 30 माइनस। अब देखिए अगर ये I2 नहीं होता तो यहां पे क्या लिखते, I1 डायरेक्टली लिख देते, डाउनवर्ड I1 है तो I1 यहां पे डायरेक्ट आप क्या लिखते, I1। लेकिन क्या हो रहा है, I2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो आप क्या लिखेंगे, -I2, और इसको क्या रख देंगे, ब्रैकेट में। इसका मतलब इसमें जो नेट करंट अभी फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, I1 माइनस I2। कितनी फ्लो हो रही है, I1 माइनस I2। तो ये हो गया। अब आपने कहां से चले थे, यहां से चलते चलते यहां पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्किट क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो इसी को क्या करेंगे, इक्वल्स 0, इक्वल्स 0। अब आप क्या करते हैं, इसी को इक्वेशन बना लेंगे, तो आप लिख सकते हैं क्या, 10, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10I1, और ये प्लस 30, तो प्लस 30I1 प्लस और माइनस इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस 30I2। ये हो गया। तो अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40I1 माइनस 30I2 इक्वल्स 10। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब ये हो गया इसकी साइन कन्वेंशन, इसकी साइन कन्वेंशन। और इसको और थोड़ा सिंपल हम लिख सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को अगर 10 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से डिवाइड कर दें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4I1, हर जगह पे 10 से डिवाइड, तो -3I2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1। और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, लूप 2 को कंसीडर करेंगे। लूप 2 को कंसीडर कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसकी साइन कन्वेंशन करेंगे तो 20 ओम में कैसे रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा, सॉरी करंट फ्लो हो रहा होगा, 20 ओम रेजिस्टेंस में, इस साइड से इस साइड, तो ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस। ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर से I2 की कन्वेंशन कर रहे हैं, I1 की नहीं, इसका पॉजिटिव किधर आएगा, इधर पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इधर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया तो आप देखिए, आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, ये सर्किट क्या हो गई, क्लोज हो गई है, ये नेटवर्क क्लोज हो गया है। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे क्या, केवीएल। केवीएल यहां पे अप्लाई करेंगे तो देखिए प्लस से माइनस, माइनस, क्योंकि क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, वोल्टेज ड्रॉप की वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप, माइनस कितने का हो रहा है, 20, रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2, तो क्या लिख सकते हैं, 20I2। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट यहां पे देखिए, प्लस से माइनस क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो, तो क्या हो रहा है, ड्रॉप कितना, 20 वोल्ट का। फिर यहां से यहां गए तो प्लस से माइनस मतलब माइनस कितने का, 30 ओम, रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम, और
करंट कितना है I2, लेकिन I1 भी इसमें तो फ्लो हो रही है, देखिए ये वाली I1 इसमें डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, तो क्या हो जाएगा -I1, और इट मस्ट बी इक्वल्स क्या होना चाहिए 0। बात समझ में आ गई। अब इसी को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां पे देखिए -20I2 -30I2, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -50I2, -20 -30। अब ये -30 और -I1 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30I1 -20 इक्वल्स 0। या आप इसको लिख सकते हैं क्या, इस सब पार्ट को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं -20 इक्वल 50I2 -30I1, और इसी को थोड़ा अरेंज कर देंगे तो आपके पास -30I1 प्लस 50I2 इक्वल्स -20, और इसमें भी देखिए 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3I1 प्लस 5I2 इक्वल्स -2। इक्वेशन नंबर 3, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गए। अब इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, नेक्स्ट क्या है देखिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 4I1 माइनस 3I2 इक्वल्स 1। 4I1 माइनस 3I2 इक्वल्स 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है या एलिमिनेट करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे इजी क्या है, एलिमिनेट करिए वेरिएबल को। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12I1 प्लस 20I2, और ये क्या हो जाएगा -8, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9I2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 3। ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 20 माइनस 9 कितना आ गया 11I2, और यहाँ पे -8 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा -5। तो I2 की वैल्यू आपके पास कितना आ गई -5/8 एम्पियर, -5/8 एम्पियर। अब I2 आपके पास आ गई है, तो आप क्या करेंगे I1 कैलकुलेट करने किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए। हम इक्वेशन नंबर 2 में I2 की वैल्यू रख देते हैं। I2 इन इक्वेशन 2, थोड़ा ध्यान दीजिए केवीएल है, तो यहां पे आप I2 कैलकुलेट किए हैं, तो यहां पे आपने क्या लिखा है 4I1 -3, तो -3 को 3 रखिए। I2 की वैल्यू कितनी है बाय द वे -5/8, तो यहां पे क्या लिखेंगे -5/8, और मस्ट बी इक्वल कितना 1, तो 4I1 ये देखिए क्या हो जाएगा प्लस 15/8 इक्वल्स 1। अब आपको 4I1 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे 1 माइनस 15/8 और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 8 आएगा, तो आप लिख सकते हैं क्या 8 माइनस 15 डिवाइड बाई 8, और इसी को क्या लिख सकते हैं 4I1 इक्वल्स -8 माइनस 15 7/8, और इसको इधर लिखेंगे तो I1 इक्वल्स -7/32 -7/32 एम्पियर, और ये क्या हो गया -5/8 एम्पियर, -5/8 एम्पियर। I1 I2 आ गया है। अब थोड़ा देखिए, अगर वो पूछ ले 30 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है 30 ओम में, तो आप 30 ओम में किधर, अगर ये डायरेक्शन दिया हुआ है और इसका नाम देते हैं क्या I डैश, वैल्यू ऑफ I डैश क्या हो जाएगी, उन्होंने पहले से डायरेक्शन मेंशन कर दिया हुआ है। तो I डैश देखिए किसके डायरेक्शन में है, I1 के डायरेक्शन में है। किसके डायरेक्शन में है, I1 के डायरेक्शन में है, और किसके अपोजिट डायरेक्शन में है, I2 के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्या I डैश इक्वल्स जो 30 ओम का करंट है वो है I1 के डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव -I2। तो I1 की वैल्यू देखिए आपने कितनी कैलकुलेट की हुई है, I1 की वैल्यू -7/32, और ये क्या है -5/8, तो I1 है -7/32, I2 क्या है -5/8,
और यहां पे देखिए -7/32 और इसको क्या लिखेंगे +5/8। अब इसको भी अगर हमें बेस 32 बनाना है तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा -7/32 +20/32। अच्छा ये बेस सेम है तो 20 - 7 कितना हो जाएगा आपके पास 13। तो कितना आ गया 13/32 क्या हो जाएगा एम्पियर। ये आपके पास आंसर आ गया। हालांकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन इससे सरल आया है और एक बार केवीएल केसीएल के ऊपर आप देखेंगे नेटवर्क दिए हुए हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप सॉल्व करके देखेंगे भी आंसर 100% आएगा ही आएगा। ठीक है तो हमें लगता है आपने अभी तक केवीएल केसीएल के बारे में देखा है और केवीएल का जो मेथड होता है साइन कन्वेंशन, बस आप इतना समझ लीजिए जो आपने ये क्वेश्चन सीखा हुआ है ये बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज। आप मत सोचिए आपके एग्जाम में इतना बड़ा सोल्यूशन करने के लिए आएगा, नहीं। आप क्या कर सकते हैं हमने स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है इसलिए इतना बड़ा हो गया है। बाद में आप क्या कर सकते हैं एग्जामिनर ऐसा पैरामीटर ही सेट करेगा क्या हो जाएगा आपके जो इक्वेशंस होंगी क्या होंगे वो सिंपल इक्वेशन बनेंगे और आप इजीली क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप 19 का क्वेश्चन देखिएगा 2019 एमईएस का 19 तो आप क्या कर सकते हैं वो क्वेश्चन आप अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल 100% आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सब क्या देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप क्या काम करेंगे जितना ये हुआ है उसको रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले आप इस लेक्चर तक पूरा प्रिपेयर कर लेंगे फिर तभी नेक्स्ट लेक्चर को देखें जिससे आपको क्या हो पॉइंट टू पॉइंट हर एक कॉन्सेप्ट क्या रहे क्लियर रहे। ठीक है तो आप समय के साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।